चलिए दोस्तों, आज से हम लोग बेसिकली 10th क्लास के जो एसएसटी हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं और उसमें हम लोगों को सबसे पहले हम लोग जो पॉलिटिकल साइंस है, सिविक्स जिसे हिंदी में हम लोग नागरिक शास्त्र कहते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है पावर शेयरिंग, यानी कि सत्ता हिस्सेदारी। अगर इसमें बात करें तो पावर मतलब क्या होता है? देखिए, पावर मतलब बेसिकली कोई अधिकार, कोई आपके पास कुछ पावर है यानी कोई अधिकार है, इसका मतलब है। और शेयर करना यानी कि उससे दूसरे से बांटना। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है? तो पावर शेयरिंग जो है बेसिकली बहुत ही अच्छी चीज़ है, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री में। और आजकल जैसे कि आपने देखा होगा कि सभी देश में अलग अलग रिलीजियस, अलग अलग धर्म, जाति, लैंग्वेज के लोग रहते हैं। तो ऐसे में पावर शेयरिंग के द्वारा ही हम एक शांति, एक सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप के बीच में कोऑर्डिनेट स्थापित कर सकते हैं। तो पूरा चैप्टर हमारा इसी पे बेस्ड है। हम पहले यहाँ पे जो दो देश हैं उनके बारे में बात करेंगे। दोनों देशों की जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों ही देश का जो प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा अलग है। एक देश ने इतने अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है कि जहाँ पर शांति है, प्रगति है, आपस में कोऑर्डिनेशन है, और दूसरे देश ने उसी प्रॉब्लम को एक ऐसे ढंग से सॉल्व किया जिसके कारण वहाँ पे कई सालों तक सिविल वॉर, जिसे हिंदी में गृह युद्ध कहते हैं, कि आपस में ही लोग लड़ते रहे हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपने देखा होगा चैप्टर ही आपका स्टार्ट होता है कि बेल्जियम, आप लोगों ने सभी ने इसका नाम सुना होगा कि जो बेल्जियम है यूरोप का बहुत छोटा सा देश है, जिसके नेबर में बॉर्डर जो है फ्रांस के साथ लगता है और नीदरलैंड के साथ लगता है। अगर हम बात करें तो यूरोप के जो देश है वो इतने छोटे छोटे हैं कि हमारे यहाँ पे जो एक स्टेट है, यानी कि जैसे पंजाब स्टेट है, हरियाणा स्टेट है, बिहार स्टेट है, इनसे भी छोटे छोटे, ज्योग्राफिकल वाइज भी इतने छोटे छोटे, और पॉपुलेशन वाइज तो वो आधे से भी कम है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन है बेल्जियम की बात करें तो वो 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा पॉपुलेशन है, यानी कि हमारे यहाँ पे हरियाणा की जो पॉपुलेशन उससे भी कम, दिल्ली की जो पॉपुलेशन है उससे भी बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन यूरोप में इतने छोटे छोटे देश है, और यूरोप आपको पता है कि सभी कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा वेल डेवलप्ड है। तो बेल्जियम की पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे कि पहले प्रॉब्लम क्या है और फिर उन्होंने किस यूनिक तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। जबकि उसी के अंदर साउथ एशिया के एक छोटा सा देश है श्रीलंका, आप लोगों ने देखा ही होगा मैप में, छोटा सा नीचे देश है, और उनकी भी जो प्रॉब्लम है वो बेल्जियम की तरह ही प्रॉब्लम है, लेकिन उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने का तरीका अलग है, जिसके कारण कई सालों तक सिविल वॉर में जो श्रीलंका है वो इन्वॉल्व है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट के प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। देखिए, बेल्जियम की कुल पॉपुलेशन मैंने कहा कि 1 करोड़ से थोड़ी सी ज़्यादा है, और वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि टोटल जितनी पॉपुलेशन उसका 59% लोग क्या बोलते हैं, वहाँ पे डच बोलते हैं, 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं, और 1% लोग वहाँ पे जर्मन बोलते हैं। ये पूरे बेल्जियम के लोगों की बात हो रही है, पूरे पॉपुलेशन जो की। उसी के बेल्जियम का जो मेन कैपिटल है, जिसे राजधानी कहते हैं, जो ब्रुसेल्स है, वहाँ पे जो 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच बोलते हैं, 20% लोग यहाँ पे डच बोलते हैं। यानी कि अगर पूरे बेल्जियम की बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी बोलने वाले कौन है? डच। लेकिन अगर उन्हीं के कैपिटल की बात करें तो वहाँ पे मेजॉरिटी पीपल क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो उन्होंने क्या करा कि 1960 से लेके 70 तक इस तरह की बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट दिखे, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े देखे, और 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया ताकि वहाँ पे स्मूथ गवर्नमेंट चल सके। आपस में जितने भी लोग हैं, अलग अलग जो भी रिलीजियस के लोग हैं, अलग अलग जो भाषा के लोग हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेट हो सके, आपस में सभी पावर शेयर कर सके, पॉलिटिक्स में सभी की हिस्सेदारी हो। क्योंकि अगर सभी कम्युनिटी के लोग, सभी रिलीजियस के लोग, सभी भाषा के लोग अगर आपस में कंबाइन होकर काम करेंगे, सभी के लिए काम होगा, तो ही वहाँ पे सही मायने में डेवलपमेंट और शांति हो सकती है। तो उन्होंने बहुत अच्छा तरीका निकाला, ये आपको ध्यान रखना है कि वहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे पूरे बेल्जियम के अंदर तो डच लोगों की मेजॉरिटी है, लेकिन उन्हीं की कैपिटल सिटी में देखें तो वहाँ पे जो 80% लोग फ्रेंच बोलते हैं, यानी कि फ्रेंच की मेजॉरिटी है। और फ्रेंच जो बोलते हैं पूरे बेल्जियम में तो उनकी कम्युनिटी छोटी है, मात्र 40% है, लेकिन वहाँ के जो फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं वो ज़्यादा पावरफुल है, रिच है, एजुकेटेड है, डेवलप्ड है, जिसके कारण फ्रेंच लोगों का थोड़ा ज़्यादा दबदबा है। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए, तो इसके लिए उन्होंने क्या तरीका निकाला, ये ध्यान रखना है आपको कि सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपको पता है वहाँ पे भी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जितने भी नंबर ऑफ मिनिस्टर्स होंगे उनमें हाफ जो होंगे
वो फ्रेंच बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे, और हाफ नंबर ऑफ जो भी मिनिस्टर होंगे वो कौन से डच बोलने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 100 नंबर ऑफ मिनिस्टर है तो 50 मिनिस्टर किसके होंगे, जो फ्रेंच बोलने वाले को रिप्रेजेंट करेंगे, और 50 डच बोलने वालों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि कोई भी जो डिसीजन लिया जाएगा वो एक कम्युनिटी को ध्यान में नहीं रख के दिया जाएगा, बल्कि दोनों ही कम्युनिटी को ध्यान में रखकर उनके डेवलपमेंट के लिए काम किए जाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है डच ज़्यादा होते हुए भी उन्होंने इस तरह की डिसीजन लिया, जिसके कारण जो कैपिटल सिटी है ब्रुसेल्स, वहाँ पे भी हालांकि फ्रेंच बोलने वाले 80% लोग हैं और डच बोलने वाले मात्र 20% है, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने उनको इक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन दिया है, इसीलिए उन्होंने भी क्या करा, वही सिस्टम 50-50% रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे भी उन्होंने मान लिया है। आपको होता है ना, अगर एक पर्सन आगे से झुकता है, वो अगर अंडरस्टैंडिंग की बात करे तो दूसरा पर्सन भी क्या होता है, उसको समझने की कोशिश करता है और सामने वाला भी अपने हिसाब से एडजस्ट करता है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है, ताकि दोनों ही कम्युनिटी के लोग, दोनों ही जो अलग अलग लैंग्वेज के लोग हैं वो इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, ताकि कोई भी डिसीजन हो तो दोनों को ध्यान में रखकर बनाया जाए, जो कि बहुत ही बेस्ट यूनिक आइडिया है, बहुत ही अच्छा डिसीजन कह सकते हैं। दूसरा, अगर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूरी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट है, अपने उनके पास पावर है, राइट है, जिनका इस्तेमाल करके वो अपने कैपिटल के लिए, अपने जो स्टेट है उसके लिए डेवलपमेंट के काम कर सकते हैं। तीसरा, जो ब्रुसेल्स है, लिखा है कि सेपरेट गवर्नमेंट विच बोथ द कम्युनिटी हैव द इक्वल रिप्रेजेंटेशन। जैसे आपने देखा सेंट्रल में जिस तरह से इक्वल रिप्रेजेंटेशन किया गया है, उसी तरह से जो ब्रुसेल्स वहाँ के जो कैपिटल सिटी है वहाँ पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन कर रखा है। तीसरा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि कम्युनिटी गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। देखिए यहाँ पे कम्युनिटी गवर्नमेंट भी एक ही बहुत यूनिक कंसेप्ट है, कि जो एक पर्टिकुलर, जैसे कि कोई लैंग्वेज है, जैसे कि वहाँ पे जर्मन लोग 1% रहते हैं, फ्रेंच लोग रहते हैं, डच लोग रहते हैं, इनके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई गई है, जो इनके डेवलपमेंट के लिए, इनके विकास के लिए, इनके कोऑर्डिनेट करने के लिए काम करेगी। तो इस प्रॉब्लम को कितने अच्छे तरीके से सुलझाया गया, सॉल्व किया गया, क्योंकि आज के टाइम में पता है कि हर देश के अंदर ऐसे डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं, और लंबे टाइम में अगर आपको शांति चाहिए, डेवलपमेंट चाहिए, तो आप किसी को दबा कर नहीं रख सकते। आप उनको पावर में शेयर करके, उनकी सत्ता की हिस्सेदारी देकर, उनको पॉलिटिकल राइट्स देकर, उनके साथ मिलकर ही आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ये बेल्जियम का बहुत ही, हम कह सकते हैं कि बहुत यूनिक और अच्छा सोल्यूशन है, जिसके कारण वो आगे बढ़ रहा है। अब सेम इसी टाइप की जो प्रॉब्लम है वो साउथ एशिया में भी है। साउथ एशिया की जब बात करें, हम सबको पता है कि साउथ एशिया में जितने भी देश आते, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो, नेपाल, श्रीलंका, सभी देशों में क्या है, बहुत ही डिफरेंट रिलीजियस, कल्चर, लैंग्वेज, कास्ट के लोग रहते हैं। तो ऐसे में, और सभी देशों में ज़्यादातर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वहाँ पे आप लोगों के अधिकारों को दबा नहीं सकते। स्पेशल जो माइनॉरिटी है, उनकी बातों को भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, उनको भी साथ लेकर चलना पड़ेगा, उनको भी आपको जो पॉलिटिक्स में है उनको भी हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। तो अब श्रीलंका की प्रॉब्लम को थोड़ा हम समझ लेते हैं। तो देखिए, श्रीलंका की बात करें, जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ लगभग है, हमारी दिल्ली की जितनी पॉपुलेशन है। वहाँ पे जो 74% है वो कौन है, सिंहाला, यानी कि वहाँ पे मेजॉरिटी जो पीपल है वो किस कम्युनिटी के लोग हैं, सिंहाला कम्युनिटी के लोग हैं। 18% जो है वो तमिल है। तो तमिल भी 2 तरह का है, एक जो है श्रीलंकन तमिल है, कि वहीं पर बेसिकली रहते हैं, वहीं पे ओरिजिनेट हुए, और दूसरे तमिल जिसको इंडियन तमिल कहते हैं, कि जो इंडिया से आज़ादी के बाद भी माइग्रेट होकर वहाँ पर चले गए हैं। तो टोटल 18% में जो 13% है वो तमिल नेटिव, जो श्रीलंकन तमिल कहते हैं, और लगभग 5% जो है वहाँ पे इंडियन तमिल है। तो टोटल 18% तमिल लोगों की वहाँ पे भाषा है। 7% क्रिश्चियंस है, जो वहाँ पे तमिल भी बोलते हैं और सिंहाला, दोनों ही लैंग्वेज को बोलते हैं। अब देखिए, यहाँ पे डच और फ्रेंच के बीच में प्रॉब्लम थी, यहाँ पे सिंहाला और तमिल लोगों की प्रॉब्लम है। मेजॉरिटी जो है वहाँ पे सिंहाला है, माइनॉरिटी में तमिल है। लेकिन आपको याद रखना, 1956 में एक एक्ट पास हुआ, और जहाँ पे सिंहाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी कि सरकार ने डिसाइड करके दिया, डिक्लेयर कर दिया कि भैया यहाँ पे श्रीलंका में तो केवल और केवल जो सिंहाला जो है वही ऑफिशियल लैंग्वेज है। जिससे तमिल वाले को बहुत हर्ट हुआ, उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमें किसी तरह का कोई हिस्सेदारी नहीं दी गई, हमें किसी तरह का कोई राइट नहीं दिया गया। गवर्नमेंट जॉब्स हो गए, स्कूल में एडमिशन हो गए, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गए, किसी तरह की कोई प्रिविलेज, किसी तरह की उन्हें रियायत देने से मना कर दिया गया, क्योंकि सिंहाला जो कम्युनिटी है उनको मानना है कि जो श्रीलंका है वो उनका देश है,
और इसीलिए उनके डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए काम होंगे। किसी तरह कोई पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिया गया, पॉलिटिकल जो पावर होते हैं उन्हें किसी तरह कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, जिसके कारण इतने टाइम से तमिल लोगों के जो राइट्स हैं उनको साइडलाइन किया गया, उनको इग्नोर किया गया है, जिसके कारण धीरे धीरे जो तमिल लोग हैं उनमें जो फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और 1980 के अराउंड उन्होंने अपनी एक आर्मी बना ली जिसे लिट्टे कहते हैं, और उन्होंने कहा ठीक है कि अगर आप मुझे यहाँ पर पॉलिटिकल राइट्स नहीं दे सकते, आप मुझे पावर शेयर नहीं कर सकते, पॉलिटिक्स में आप मुझे रिप्रेजेंटेशन का मौका नहीं दे सकते, किसी तरह का स्कूल, कॉलेजेस, गवर्नमेंट जॉब्स में हमें आप प्रिविलेज नहीं दे सकते, तो हमें एक सेपरेट देश दे दिया जाए ताकि हम, हमारे कम्युनिटी के लोग वहाँ पे अपना विकास कर सके। खैर आपको पता है कि कोई भी देश इस तरह के डिमांड को कभी भी नहीं मानेगा। तो जो भी पूरा जो श्रीलंका है उसमें जो नॉर्थन ईस्ट पार्ट है उस पर जो क्या है, श्रीलंकन और जो भी इंडियन तमिल लोग हैं, पूरे तमिल लोगों का उस पर दबदबा है, कंट्रोल है, और वो चाहते हैं श्रीलंका से उनको हटाकर एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए ताकि वहाँ पर वो अपनी गवर्नमेंट चलाए, अपने जो भी उनकी लैंग्वेज है उसको प्रायोरिटी दे, वहाँ पे गवर्नमेंट जॉब, मतलब जो भी एजुकेशन है उसमें उनको प्रिविलेज या रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट जब भी मना कर दिया तो उसके बाद हुआ क्या कि श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है, आर्मी है और जो लिट्टे ग्रुप है वो उन्होंने क्या करा, सशस्त्र से, मतलब कि उनके अब उन्होंने हथियार उठा लिए। यानी कि आप कब तक एक कम्युनिटी को दबा के रखोगे, वो नहीं हो सकता, स्पेशली डेमोक्रेसी जहाँ पे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। और उनके बीच में क्या हो गया, कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गया। बहुत से जो इंडियन तमिल्स है उनका मानना है कि जो प्रॉब्लम है उसमें भारत सरकार को भी इंटरवेंट करना चाहिए, श्रीलंका की गवर्नमेंट से बात करना चाहिए उनके अधिकारों के लिए। भारत ने कोशिश भी की 1987 में अपनी जो है इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, जिसे शांति सेना बोलते हैं, वो भी भेजी, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको ये चीज़ पसंद नहीं आए। और 1989 में बिना किसी कॉन्क्लूजन के, बिना कोई निष्कर्ष निकले, भारत ने अपनी जो पीस कीपिंग फोर्स है उसको वापस बुला लिया। उसके बाद नॉर्वे और जो आइसलैंड है इन लोगों के मीडिएट के द्वारा दोनों ही ग्रुप के लोगों से बात की गई और 2009 में लिट्टे को समाप्त कर दिया गया। समाप्त कर दिया गया इसका मतलब ये नहीं है कि आज भी तमिल लोग हैं वो ऐसी डिमांड नहीं करते, अभी भी उनकी डिमांड है। इस तरह के इतने टाइम तक सिविल वॉर उनके देशों में चलता रहा, ठीक है। इसके बावजूद श्रीलंका की हम बात करें, जीडीपी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, साउथ एशिया का पहला देश है जहाँ पे जो लिबराइजेशन उसने अपनी इकॉनमी को किया, पॉपुलेशन कंट्रोल किया। बट देखा आपने कि किस तरह से उन्हें पावर शेयर नहीं दिया गया माइनॉरिटी ग्रुप को, तो जिसके कारण एक लंबे टाइम तक श्रीलंका में सिविल वॉर रहा, आपस में लड़ते झगड़ते रहे। और आपको पता है कि जब देश में ही आपस में अलग अलग कम्युनिटी के लोग लड़ने लगेंगे तो कहीं ना कहीं जो विकास है वो रुकती है, देश में शांति का जो माहौल है उसमें प्रॉब्लम क्रिएट जरूर होती है। तो आपने देखा प्रॉब्लम दोनों की सेम थी, यहाँ पे ही माइनॉरिटी मेजॉरिटी की प्रॉब्लम थी, इन्होंने सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन का मौका देकर सारी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर दिया गया। भविष्य में भी सारी प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन यहाँ पे जो मेजॉरिटी पीपल है माइनॉरिटी को दबा रहे हैं, उनको किसी तरह कोई अधिकार नहीं दे रहे, किसी तरह के कोई उन्हें प्रिविलेज नहीं दे रहे, जिसके कारण सिविल वॉर जैसी चीज़ें आपने यहाँ पे देखी है। क्योंकि डेमोक्रेटिक में पावर शेयरिंग हम कहते हैं कि स्प्रिट यानी कि आत्मा है, अगर डेमोक्रेसी के अंदर हम पावर शेयरिंग को ही हटा ले तो डेमोक्रेसी का मतलब ही अपने आप में खत्म हो जाता है। और स्पेशली आज के टाइम में जहाँ पे इतने डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस, कल्चर, लैंग्वेज के लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आपको पावर शेयर करना ही पड़ेगा। क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि हर एक सेक्शन, सोसाइटी, कास्ट, रिलीजियस, लैंग्वेज सभी को डेवलप करने का मौका दिया जाए। तो ये आपका टॉपिक है, दो प्रॉब्लम है, दोनों के सोल्यूशन आपने पढ़ लिए। अब सेकेंड टॉपिक हमारा आता है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, ये पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है, क्यों पावर शुड नॉट कंसंट्रेट इन अ सिंगल हैंड, कि जो पावर है वो एक हाथों में कंसंट्रेटेड, केंद्रित नहीं होना चाहिए। पावर जो है अलग अलग सेक्शन, अलग अलग ग्रुप के लोगों के पास होनी चाहिए। तो पहला कि रिड्यूस द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप, जो मैंने बताया कि अगर आप पावर को, चाहे केवल मान लीजिए इंडिया ही है, इंडिया में भी मोस्ट ऑफ द पीपल मान लीजिए हिंदूज रहते हैं, ठीक है, अगर हम सारे पावर हिंदूज को दे दे और हम कहें कि ठीक है ये हिंदू लोग जो है उन्हीं को ऑफिशियल लैंग्वेज, उन्हीं को गवर्नमेंट जॉब्स में, उन्हीं को स्कूल को यूनिवर्सिटीज़ में प्रायोरिटी दी जाएगी, बाकी जो इस्लाम है, सिख है, बाकी लोगों को अगर निगलेक्ट किया जाए तो इससे क्या होगा कि वो लोग धीरे धीरे भड़क जाएंगे, हमारे देश में ही आपस में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को समझते हुए हमने देखा आपको कि जो लोग पीछे रह गए, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, हमने पॉलिटिक्स के अंदर भी उनके लिए रिजर्वेशन किया गया। वुमेन्स है जो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही, उनके लिए गाँव के अंदर छोटे छोटे जो पॉलिटिक्स एरिया है उनमें भी वुमेन को रिजर्व किया गया ताकि वो भी आगे आ सके।
हर सेक्शन के लोगों को जब रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है, देश को चलाने का मौका मिलता है, पावर शेयर का मौका मिलता है, तो भविष्य में होने वाले जो कन्फ्लिक्ट है, जो तनाव है, जो लड़ाई झगड़े हैं, उसको रिड्यूस किया जा सकता है। इसीलिए पावर शेयरिंग नेसेसरी है। और दूसरा मैंने बताया है कि गुड फॉर द डेमोक्रेसी। देखो, डेमोक्रेटिक में जरूरी है कि पावर एक ही व्यक्ति या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हाथों में ना हो। पावर शुड बी डिवाइडेड इन डिफरेंट लेवल्स या डिफरेंट ऑर्गन्स। अब हम पढ़ेंगे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, डिफरेंट ऑर्गन्स का मतलब क्या है। तो अभी फिलहाल आप इतना जान लीजिए कि पावर शेयरिंग बहुत जरूरी है, कन्फ्लिक्ट ना हो, देश में शांति हो, देश में डेवलपमेंट का माहौल रहे, आपस में लोग कोऑर्डिनेट होते रहे, सभी सेक्शन ग्रुप लोग आपस में सेटिस्फाइड हो प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। इन सभी चीज़ें तभी हो सकती है जब पावर अपने डिफरेंट सोशल ग्रुप, डिफरेंट लोगों के बीच में अपने डिवाइड कर रखो। जैसे बेल्जियम इज अ बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व को उन्होंने बना रखा है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन होगा। हमने प्रॉब्लम देख लिया, श्रीलंका की प्रॉब्लम सोल्यूशन देख लिया, फिर हमें डेमोक्रेसी के अंदर पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है। नेक्स्ट हमारा आता है फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, द थर्ड टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का है और सबसे इंपॉर्टेंट है कि किस किस फॉर्म में आपको पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। तो सबसे पहले अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सरकार के 3 अंग। हमारे भारत में भी आपने देखा होगा कि सरकार के 3 ऑर्गन्स हैं। कौन कौन से? लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो आपको पता होगा लेजिस्लेचर क्या करता है, कानून बनाता है, जिसमें संसद देखा होगा, लोकसभा, राज्यसभा। कानून बनाने काम क्या है? लेजिस्लेचर का। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? जो भी कानून संसद बनाती है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको लागू करना। और जुडिशरी क्या है? एक इंडिपेंडेंट, इन दोनों से थोड़ा इंडिपेंडेंट अलग एक ऑर्गन है जो बेसिकली देश में न्याय व्यवस्था, जस्टिस, हर एक लोगों के साथ न्याय हो सके और कोई भी सरकार अपनी मनमानी ना करे। अगर कोई भी बियॉन्ड द पावर, अपने पावर के बाहर जाके काम करता है, या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी चीज़ को लोग कन्फ्लिक्ट होती है, तो उन सारे मुद्दों को सॉल्व करने के लिए हमने क्या रखा है? जुडिशरी बनाया। ये तीनों ऑर्गन सेपरेट है, हर एक का पावर है, एक दूसरे कभी कन्फ्लिक्ट नहीं होती, कभी ओवरलैप नहीं होती पावर, सभी अलग अलग तरीके से आपस में काम करते हैं और इस तरह से देश में काम सिस्टमेटिकली चलता है। इसे हम बोलते हैं कि पावर जो है डिफरेंट ऑर्गन पे डिवाइड करके काम को सिस्टमेटिकली, स्मूथली किया जा सकता है। ये तो ऑर्गन्स की बात हुई। दूसरा है डिफरेंट लेवल्स। डिफरेंट लेवल का मतलब है, आप लोग इंडिया में ही देख लीजिए, बेसिकली 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। एक केंद्र सरकार होती है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट होती है। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो क्या, जब लॉ बनाती है तो वो लॉ पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होते हैं। जैसे मोदी सरकार है, मोदी सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो वो क्या होगा, किसी स्टेट के लिए नहीं होगा, वो पूरे इंडिया के लिए होगा, सभी को मानना ही पड़ेगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में बेसिकली बड़े बड़े जो चीज़ें होती है, जैसे कि डिफेंस हो गया, रेलवे हो गए, ठीक है, इन सब चीज़ें बेसिकली इसके अंदर आते हैं। फॉरेन मिनिस्ट्री हो गई। और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो एक स्टेट तक लिमिट होती है। जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में अगर हम लोग रहते हैं तो अरविंद केजरीवाल की वहाँ पे सरकार है, आम आदमी पार्टी की वहाँ पे सरकार है, तो उनकी पावर क्या है, दिल्ली तक ही है। वो दिल्ली के एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म कर सकते हैं, वहाँ के जो भी एग्रीकल्चर हो गए, इंडस्ट्रीज हो गए, तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जो काम होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर में आते हैं। और हम भारत एक इतना बड़ा देश है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक छोटा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा लोकल गवर्नमेंट भी है। आपको पता होगा कि लोकल गवर्नमेंट क्या करते हैं, जो लोकल एरिया में जो लोगों की प्रॉब्लम होती है, फॉर एग्जांपल आपके घर में पानी नहीं आ रहा, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा, आपके लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि आपके काम ठीक से नहीं हो रहे, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, लोग अपने ऑफिस नहीं जा पा रहे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है, या आपके एरिया में गड्ढे, ड्रेनेज की प्रॉब्लम है, पार्क है, बहुत तरह की प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो प्रॉब्लम नरेंद्र मोदी का आप जाकोगे, नरेंद्र मोदी भैया देश विदेश की प्रॉब्लम देखेगा, या वो क्या करेगा, आपके घर में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रहा, वो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उसके लिए कोई मुद्दा नहीं है। लेकिन हमारे आपके लिए बहुत बड़ी मुद्दे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के लिए लोकल गवर्नमेंट बनाए गए हैं। जो लोकल गवर्नमेंट जो होते हैं वो हमारे आसपास ही रहते हैं और हमारे आसपास की जो प्रॉब्लम है उनको समझते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और बेसिकली उनसे जो आम जनता होती है डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, अपनी प्रॉब्लम जाके डिस्कस कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो लोकल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। तो इस तरह से आपस में जो डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे को साथ मिलकर काम करते हैं। तो ये आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर ना होकर एक दूसरे को सपोर्ट करते, कॉम्प्लीमेंट्री का रोल प्ले करते, एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते ताकि जो विकास है, डेवलपमेंट है, वो गांव से ऑरिजिनेट और पूरे ऑल ओवर इंडिया तक पहुंच सके। तो इस तरह से अगर हम पावर डिवाइड कर देंगे तो सरकार के लिए भी काम करना आसान होगा, डेवलपमेंट भी जल्दी होगा
और प्लस कौन सी सरकार अकाउंटेबल है, यानी कि रिस्पॉन्सिबल कौन सी है, कौन आंसरेबल है। अगर लोकल गवर्नमेंट में काम नहीं हो रहा है या स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही या सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, तो इससे ये भी चीज़ें क्लियर हो जाती है। इसे बोलते हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। तीसरा है डिफरेंट सोशल ग्रुप। जैसे कि बेल्जियम में देखा आपने, अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। जैसे यहाँ पे दो चीज़ें क्लियर करना बहुत जरूरी है। देखिए, एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, एक प्रेशर ग्रुप होती है। पॉलिटिकल पार्टी कौन सी होती है? जो इलेक्शन लड़ती है, जिनका चुनावी चिन्ह होता है, जैसे बीजेपी का कमल है, कांग्रेस का हाथ है, आम आदमी पार्टी की झाड़ू है। तो ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है ये इलेक्शन फाइट करती हैं, उनके अपने अपने चिन्ह होते हैं। जीतने वाले पार्टी को जिनको मेजॉरिटी मिलती है वो गवर्नमेंट बनाती है, कानून बनाती है, रूल करती है, और जो हार जाती है वो बेसिकली ऑपोजिशन का रोल प्ले करती है। और हमारे देश में ऑपोजिशन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वो सरकार के काम को चेक करती है, सरकार कोई मनमानी ना करे उनके ऊपर कंट्रोल करती है, सरकार के जो मैनिफेस्टो है उनको पूरा करने में वो प्रेशर डालती है, सरकार की कमियों को जनता तक लेकर आती है। तो इस तरह से ये सारी पॉलिटिकल पार्टी हुई। दूसरा प्रेशर ग्रुप होते हैं। देखिए, प्रेशर ग्रुप पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल अलग होती है। वो ना तो इलेक्शन लड़ते हैं, ना ही कोई उनका चुनावी चिन्ह होता है, ना ही वो कोई कानून बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन फिर भी समाज में, देश में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये लोग क्या होते हैं? बेसिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए छात्र संगठन, आपने सुना होगा कई बार, जो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं उनकी एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। उस प्रॉब्लम को कहने के लिए वो सब आपस में इकट्ठा होते हैं और सरकार पे प्रेशर बनाते हैं। क्योंकि देखो, अगर आप एक दो बंदे सरकार को बात कहेंगे, सरकार उनकी बात को नहीं सुनेगी, लेकिन मेजॉरिटी पीपल अगर एक साथ उठ के आते हैं, वो स्ट्राइक करते हैं या धरना देते हैं, सरकार के मतलब अपने पावर के द्वारा सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं, वो प्रेशर डालने की कोशिश करते हैं ताकि सरकार उनकी बातों को सुने, उनकी समस्याओं को समझे और उसको दूर करे। जैसे अभी आपने देखा किसान आंदोलन, देखिए ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ना तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ना इनका कोई चुनाव चिन्ह है। तो ये लोग सरकार पे प्रेशर बनाते हैं, जैसे स्ट्राइक करना हो गया या चक्का जाम हो गया, तो इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि सरकार का ध्यान इनकी तरफ आकर्षित हो, इनकी डिमांड्स को मानी जाए। और जब इनकी डिमांड मान ली जाती है तो ये लोग ख़त्म भी हो जाते हैं। तो इस तरह के मजदूर, बहुत लोग, सारे मजदूर लोग आपस में हैं, टीचर्स स्ट्राइक करते हैं, लॉयर्स करते हैं, जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है और एक जैसी कम्युनिटी से ये लोग बिलोंग करते हैं। तो देश में प्रेशर ग्रुप होना भी जरूरी होता है ताकि सरकार की जो भी कमियां हैं, सरकार की जो गलत पॉलिसी है, उसके तरफ वो लोग ध्यान दिलाते हैं, उन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कोशिश करते हैं। और कई बार ये प्रेशर ग्रुप एक पॉलिटिकल पार्टी का रूप भी ले लेते हैं, जैसे असम के अंदर हुआ था। पहले वो जो लोग वो थे पर्टिकुलर, वो एक प्रेशर ग्रुप थे, लेकिन बाद में उतने पॉपुलर हो गए कि उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि जो पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और डेमोक्रेसी में पता है आपको मूवमेंट्स होना, विरोध होना, आंदोलन करना, ये सब नॉर्मल सी बात है। क्योंकि जब अंग्रेज हमारे देश में थे तभी हमें ये सारे अधिकार प्राप्त थे। गांधी जी के नेतृत्व में कितने आंदोलन, मूवमेंट चले। अब तो देश हमारा है, जबकि तो हम सरकार के खिलाफ या सरकार की नीतियों के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर सकते ताकि सरकार इन चीज़ों को समझे और अपनी मनमानी ना करे। तो ये हमने पूरा पावर शेयरिंग चैप्टर किया है, किस तरह से अगर एक ही व्यक्ति या एक ही ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में सारी पावर दे दे, जरूरत से ज़्यादा पावर किसी के पास आती है तो आपको पता है उसका मिसयूज़ होता है। अगर मान लो आपके घर के अंदर या ऑफिस के अंदर आपको जरूरत से ज़्यादा ही पावर दे दिया जाए तो क्या होता है कि वो डिक्टेटरशिप कई बार हो जाता है, यानी कि वो तानाशाह हो जाता है, मनमानी करने लगता है। ठीक है, तो इसीलिए पावर जो है वो डिवाइड होना चाहिए अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में, सरकार के अलग अलग लेवल्स में। फॉर एग्जाम्पल आप चाइना का ही ले लीजिए। देखिए, चाइना में क्या है, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं है, एक सिंगल पार्टी रूल करती है और जिसके कारण ठीक है डेवलपमेंट काम हो रहे हैं, विकास हो रहा है। मैं ये नहीं कह रही जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, बट अगर एक कॉमन पीपल की बात करें तो वहाँ पे लोगों के अंदर बहुत फ्रस्ट्रेशन है, लोगों को अपनी मन की बात कहने की आज़ादी नहीं है, वो लोग खुलकर कुछ बोल नहीं सकते, सरकार की नीतियों का विरोध नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि सरकार हर चीज़ जो पॉलिसी बनाती है वो सही हो, सरकार की भी गलतियाँ हो सकती है, लेकिन वहाँ पे कोई सरकार का विरोध नहीं कर सकता, सरकार के खिलाफ खुल के कुछ भी नहीं कह सकते। तो ये सब चीज़ें जो है इसमें मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी के अंदर जो पावर शेयरिंग एक बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग डेमोक्रेसी की आत्मा है। जैसे एक इंसान के शरीर में एक आत्मा होती है ना, अगर आत्मा निकल जाए तो वो शरीर बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं होता, अपने साथ छोड़ देते हैं। तो वही डेमोक्रेसी में अगर हम उसके पावर शेयरिंग निकाल लें तो डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रहता है। तो आई होप आप लोगों को पावर शेयरिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि 10th क्लास के लिए हम लोग को नया सीरीज स्टार्ट किया है। और भी कोई आप लोगों की फीडबैक हो, कुछ भी सजेशन हो, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आप लोग जैसा कमेंट करेंगे, जिस तरह की सजेशन देंगे, नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को उस तरह से इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। थैंक यू।